हेलो स्टूडेंट्स, ये आइसोलेशन ऑफ मेटल जो हम पढ़ रहे थे उसका ये 4th लेक्चर है। आज हम बात करेंगे कि कॉपर और जिंक को उसके ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। राइट, कॉपर और जिंक को उनके ओर से कैसे निकाला जाता है, इसकी बात करेंगे हम। बट उससे पहले हमें एलिंगम डायग्राम समझना है। एलिंगम डायग्राम क्या होता है? एलिंगम डायग्राम ये समझने के लिए आप एक रिएक्शन देखें। CuO, सपोज हमारे पास ये है CuO और हम चाहते हैं कि यहां से इसको Cu2O है। Cu भी हो सकता है, Cu2, क्योंकि कॉपर दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, +1 में भी और +2 में भी। यहां +1 में है, Cu2O है हमारे पास। हम चाहते हैं कॉपर अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए यहां से, ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ओर से कॉपर एक्सट्रैक्ट हो जाए, कॉपर बाहर निकल जाए। ओके, बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख सकते हैं, या कोई जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है इसकी। चलिए, तो ये आपके पास है। तो आप इस तरीके से इस रिएक्शन से कॉपर और ऑक्सीजन अलग अलग कर सकते हैं। कॉपर हमारे काम का है तो हम उसे यूज में ले लेंगे। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हर रिएक्शन का अपना डेल्टा जी है, अपना डेल्टा जी है। मतलब इस रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी कुछ है, डेल्टा जी कुछ है। सपोज वो इस टाइम पॉजिटिव है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है इस रिएक्शन का, इस बात का क्या मतलब निकलता है? इस बात का ये मतलब निकलता है कि अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। बट हम चाहते हैं ये रिएक्शन हो, हम चाहते हैं कॉपर अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए। डेल्टा जी पॉजिटिव है, नहीं हो सकती, पर हम ऐसा चाह रहे हैं। राइट, तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है डेल्टा जी में और हमारे चाहने में। राइट, ओके, खैर हमारे चाहने या ना चाहने से तो कोई रिएक्शन नहीं होती ना। ऐसा नहीं है कि हमने जब चाहा कोई रिएक्शन हो गई और जब नहीं चाहा तो वो नहीं हुई। उसका हर रिएक्शन का अपना एक नेचर है। राइट, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या मैं कहूं एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही होती है। राइट, वो कंडीशन फिलहाल नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन नहीं होगी इसका पता हमें इसके डेल्टा जी से लग रहा है। ओके, खैर हम एक और रिएक्शन देखते हैं, C+O2 CO2। इसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव है। इस टेम्परेचर पे, इस कंडीशन पे जिसपे ये रिएक्शन नहीं हो रही, ये रिएक्शन हो सकती है। ओके, राइट, ये रिएक्शन नहीं हो सकती बट ये हो सकती है। खैर हम ये चाहते नहीं ये हो या ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। राइट, हमारी कोई इच्छा नहीं है इसके लिए। बट हम चाहते हैं ये ऊपर वाली रिएक्शन और कॉपर अलग हो जाए। डेल्टा जी पॉजिटिव, इसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव। तो थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है साइंस की, वो क्या कहती है कि अगर आपके पास 2 रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा जी एक के लिए पॉजिटिव है और एक के लिए नेगेटिव है, तो आप उन दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दें, दोनों रिएक्शन को जोड़ दें और फिर जोड़ के डेल्टा जी देखें। डेल्टा जी भी जोड़ दो। अगर ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव आता है जोड़ने के बाद, तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो वो रिएक्शन उस टेम्परेचर पर भी हो जाएगी, क्योंकि अब वो अकेली वो रिएक्शन नहीं बची, उसके अलावा भी एक रिएक्शन बची है जो उसके साथ जुड़ गई। रिजल्ट ये निकला कि अब एक नई रिएक्शन हमें मिली जो दो अलग अलग रिएक्शन को जोड़ने के बाद मिली है, उसका डेल्टा जी नेगेटिव हो गया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो डेल्टा जी पॉजिटिव था, ये नहीं हो रही थी, डेल्टा जी नेगेटिव था, ये रिएक्शन हो रही थी। तो हमने इस रिएक्शन को इसके साथ कपल कर दिया, जोड़ दिया। ओके, जोड़ने से नई रिएक्शन क्या मिलेगी जरा देखते हैं। 2 ऑक्सीजन, चलो ऐड कर देते हैं दोनों को। 2Cu2O प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन। आपको याद होगा क्लास में हमने इसी तरीके से किया था। ऑक्सीजन, राइट, प्लस O2 करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं सीधे। 4Cu कॉपर, राइट, प्लस CO2। अब अगर आप ये रिएक्शन देखो तो ये इन दोनों के जोड़ने से बनी है और इसका डेल्टा जी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि जब इसका डेल्टा जी और जब हमने रिएक्शन को ऐड किया तो उनके डेल्टा जी को भी ऐड किया, उससे जो हमें नया डेल्टा जी मिला वो नेगेटिव था, जो ओवरऑल उस कंबाइंड रिएक्शन के लिए हमें मिला। ओके, तो ये रिएक्शन अब हो सकती है। राइट, क्यों हो सकती है? क्योंकि इसका डेल्टा जी नेगेटिव है। ओके, तो सारी बातों
को अगर मैं संक्षेप में बताऊं, ब्रीफ में बताऊं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई रिएक्शन आपके पास है जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, वो रिएक्शन नहीं हो रही, तो उसको किसी दूसरी रिएक्शन के साथ जोड़ दीजिए जिसका डेल्टा जी नेगेटिव है, और इतना नेगेटिव है कि वो इस पॉजिटिव से भी ज्यादा नेगेटिव है। इससे ओवरऑल जो रिएक्शन आपको मिलेगी उसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा, एंड एट दिस कंडीशन वो रिएक्शन कैन बी प्रोसीड। ओके, राइट। तो सीधी बात ये है, डेल्टा जी अगर किसी रिएक्शन का पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन भी हो सकती है, बशर्ते हम उस रिएक्शन को किसी ऐसी रिएक्शन के साथ जोड़ दें जिसका डेल्टा जी नेगेटिव है। हमने जो यहां किया है। ओके, अब यहां से कॉपर अलग हो सकता है। इस बार हमारे पास कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का रिडक्शन। अब आप कहोगे सर ये तो आपने पहले लेक्चर में ही हमने ये बात कर ली थी। ओके, बट इस वाले लेक्चर में, या ये जो बात हमने अभी की है, वो थर्मोडायनेमिक्स, वो इस बात को दिखाता है कि वो वाली रिएक्शन कैसे होती है। लास्ट टाइम हमने सीधे ही कह दिया था कि किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो किसी का रिडक्शन हो जाएगा, राइट। इससे हमें जैसे हमने कहा था कि कार्बन को इसके साथ मिक्स करके हीट कर देते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन को लेकर CO2 बना लेगा, कॉपर अलग हो जाएगा, हमने ये कहा था, राइट। बट द फैक्ट इज दैट हमें ये कहना चाहिए था वहां पे, पर मैं ये चाह रहा था कि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बने इस रिएक्शन में। हमें ये कहना चाहिए था कि एक्चुअली ये दो रिएक्शन का जोड़ है, राइट। ये रिएक्शन अकेले नहीं हो रही थी, इसलिए हमने इसे किसी दूसरी रिएक्शन के साथ ऐड किया। ऐड करने से ओवरऑल जो रिएक्शन मिली वो हो सकती थी या उसका होना पॉसिबल हुआ। ओके, राइट। तो जितनी भी ये रिडक्शन रिएक्शन हम देखेंगे अपनी मेटलर्जी में, राइट, जितनी भी रिडक्शन रिएक्शन जिसमें हमारे मेटल ओर का रिडक्शन होगा क्योंकि ऑक्सीजन जा रहा है, राइट, और हमें मेटल मिल जाएगी, जितनी भी ये रिएक्शन है ये एक्चुअली दो अलग अलग रिएक्शन का जोड़ है, राइट। जिसमें एक रिएक्शन वो है जिसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एक रिएक्शन वो है जिसमें मेटल ओर का रिडक्शन हो रहा है। ये रिएक्शन दो अलग अलग रिएक्शन का एड ऑन है, जोड़ है, राइट, ये कपल्ड है। अब सवाल उठता है एलिंगम डायग्राम का क्या काम है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो एलिंगम डायग्राम को देखिए। एलिंगम डायग्राम क्या होता है, मैं बस इसको अपने जहन में रखिए, थोड़ी देर याद रखिए। इन दोनों रिएक्शन की हम बात करेंगे, मैं इसको हटाता हूं। एलिंगम डायग्राम क्या है? एलिंगम डायग्राम एक्चुअली ग्राफ है किसी रिएक्शन के डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच। आई रिपीट, एलिंगम डायग्राम कुछ और नहीं बल्कि एक ग्राफ है किस के बीच, किसी रिएक्शन के डेल्टा जी, राइट, और टेम्परेचर के बीच। बात का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास Cu2O प्लस या इट गिव्स अस कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है, राइट, ये एक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का डेल्टा जी अलग अलग होगा अगर टेम्परेचर अलग अलग होगा तो, राइट। तो मान लेते हैं इस रिएक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस रिएक्शन का डेल्टा जी घटता जाएगा, राइट, डेल्टा जी घटता जाएगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, राइट। जरा और समझ लो, जैसे हमने इस टेम्परेचर पे जब ये रिएक्शन करवाई तो इसका डेल्टा जी इतना था, फिर हमने हाई टेम्परेचर पर लेके गए और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, आसपास हीट दे दी इस जहां रिएक्शन हो रही थी, तो उस टेम्परेचर पे इस रिएक्शन का डेल्टा जी ये था, राइट। तो टेम्परेचर चेंज होने के साथ इस रिएक्शन का डेल्टा जी चेंज हो रहा है, ओके, राइट। तो एलिंगम डायग्राम कुछ नहीं बताता सिवाय किसके, डेल्टा जी और टेम्परेचर के। मतलब ये रिलेशन बताता है कि T जैसे जैसे चेंज होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा, उस पे उसका डेल्टा जी पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि हम एलिंगम डायग्राम को मेटलर्जी में क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। मान लेते हैं बच्चों ये हमारे पास इस रिएक्शन का ग्राफ है, Cu2O Cu प्लस O2, मैं बैलेंस करके नहीं लिख रहा, ऐसे लिख रहा हूं, कॉपर Cu2O से कॉपर प्लस ऑक्सीजन का ग्राफ ये है, राइट। एक दूसरी रिएक्शन है जिसका मान लो ये रिएक्शन ये है C प्लस O2 CO2, ध्यान से समझना बच्चों,
12th में भी है एलिंगम डायग्राम, थोड़ा सा दिमाग लगाना, C+O2 CO2 ये आपके पास है। ओके, तो अगर हम इन दोनों रिएक्शन को कपल कर दें तो आपको एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, छोटी सी लाइन याद रखनी है, वो है नो यू आर, ये वाली लाइन याद रखनी है। अब इसका मतलब क्या है, इसको नो का मतलब है, एन का मतलब है नीचे, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, यू का मतलब ऊपर, आर का मतलब रिडक्शन। मतलब इस ग्राफ में जो लाइन आपको नीचे दिख रही है उसका तो ऑक्सीडेशन होगा और ऊपर वाले का रिडक्शन होगा। मतलब अगर हमने ये दो रिएक्शन एक साथ जोड़ दी, जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था, राइट, तो इस टेम्परेचर से अगर मैं पहले जाऊं तो नीचे वाले का ऑक्सीडेशन, मतलब कार्बन का तो ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन। इस टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूं तो इस टेम्परेचर पे कार्बन का तो ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का रिडक्शन, मतलब कार्बन ऑक्सीजन लेकर कॉपर ऑक्साइड से CO2 में बदलता रहेगा और Cu2O कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदलता रहेगा इस टेम्परेचर पर, राइट। नीचे वाले का ऑक्सीडेशन, ऊपर वाले का रिडक्शन। ये अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अब हमने और टेम्परेचर बढ़ाया, अब हमने और टेम्परेचर बढ़ाया, अब हम इस टेम्परेचर पर पहुंच गए सपोज। अब इस टेम्परेचर पे ये देखिए नीचे कौन है, ये, और ऊपर है ये। अब नीचे वाले का ऑक्सीडेशन, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा। मतलब अगर आपके पास कॉपर है, प्योर कॉपर, तो वो ऑक्साइड में बदलने लग जाएगा, रिएक्शन उल्टी होने लग जाएगी। और ऊपर वाले का रिडक्शन होने लग जाएगा, CO2 कार्बन में बदलने लग जाएगा, या ये मैं कह सकता हूं कि कार्बन CO2 में नहीं बदलेगा। ओके, समझ में आया, राइट। पहले तो आप मेरी बात सुने, नीचे वाले का ऑक्सीडेशन, ऊपर वाले का रिडक्शन, दो अलग अलग रिएक्शन को आपने जोड़कर ये चाहा कि आप एक रिएक्शन में ऑक्सीजन वहां से चला जाए, राइट, दूसरी रिएक्शन में आपने कहा कि मेटल प्योरीफाई हो रही है, प्योरीफाई हो जाए, आप ऐसा चाह रहे हैं। उन दोनों रिएक्शन को जब हमने जोड़ा तो एलिंगम डायग्राम में हमने अलग अलग टेम्परेचर पर उनका ग्राफ चेक किया, राइट। उस ग्राफ के आधार पे हम कह सकते हैं कि उस रिएक्शन को होने के लिए, करवाने के लिए कितना टेम्परेचर जरूरी है, राइट। हमें इससे ज्यादा टेम्परेचर रखना है या इससे कम रखना है, ये हम कह सकते हैं। जैसे अगर ये ग्राफ हो और मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पर होगी, किस टेम्परेचर पर होगी, तो आप देखोगे कि आप चाह रहे हो इसका तो क्या हो, रिडक्शन हो, इसका रिडक्शन, राइट, और इसका ऑक्सीडेशन, राइट। तो जिसका रिडक्शन होता है वो कहां होना चाहिए, ऊपर, राइट। इसका मतलब हर वो टेम्परेचर जिसपे ये लाइन ऊपर है, ये वाली लाइन, कॉपर वाली लाइन ऊपर है, राइट, उस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होना पॉसिबल है। जैसे इस टेम्परेचर पे पॉसिबल है, इस पे पॉसिबल है, इस पे पॉसिबल है, क्योंकि ये वाली लाइन, कॉपर वाली लाइन ऊपर है। जैसे ही हम इस टेम्परेचर को क्रॉस करते हैं ये वाली लाइन ऊपर आ जाती है, कौन सी, कार्बन वाली, राइट, और ऊपर वाली का हमेशा रिडक्शन होगा, मतलब इसका रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा, जो आप नहीं चाहते। तो आप कहेंगे, अगर मान लो ये टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस में करूं तो आप कहेंगे टेम्परेचर को हमेशा 1000 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखिए, क्योंकि ऊपर जाते ही हमारे कॉपर का ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा बजाय रिडक्शन के, राइट। तो एलिंगम डायग्राम आपको जो नोट्स दिए गए हैं उनमें भी एलिंगम डायग्राम है। एलिंगम डायग्राम आप देखोगे तो वहां बहुत सारी लाइंस आपको मिलेगी, राइट। उन लाइंस में से आपको वो दो लाइन चूज करनी होती है जिनके थ्रू आप अपनी मेटल को अलग कर रहे हो, राइट। जैसे हमने कार्बन और कॉपर, Cu2O और कार्बन, ये दो लाइन देखेंगे, सारी लाइनों में से हम सिर्फ इन दो लाइंस को देखेंगे और ये देखेंगे इन दो लाइन ये कहां एक दूसरे से कट कर रही है, राइट। अगर बस हम ये चाहेंगे कि हमारा मेटल और जिस दूसरे के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं उससे हमेशा ऊपर रहे, राइट, क्योंकि वो ऊपर रहेगा तभी तक उसका रिडक्शन होगा और तभी हमें मेटल मिलेगी। ओके, तो ये था एलिंगम डायग्राम। अब हम अपने कॉपर के एक्सट्रैक्शन पे आते हैं। बच्चों, जो आपको नोट्स दिए गए हैं उनमें एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड, यू नो, कॉपर की जब ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो तो उसे क्यूप्रस कहते हैं, +2 हो तो क्यूप्रिक,
ओके, तो ये कहता है क्यूपरस ऑक्साइड से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका है वो है ये। ओके, इसमें सबसे पहली लाइन जो एलिंगम डायग्राम पे बेस्ड है वो लाइन सुनिए। कंसिडरिंग द ग्राफ द CU2O लाइन इज एट द टॉप। जब हम ग्राफ को कंसिडर करते हैं, मतलब एलिंगम डायग्राम की बात कर रहा है, तो CU2O लाइन टॉप पे है, मतलब काफी ऊपर है, बाकी बहुत सारी लाइन नीचे है, राइट। इसका मतलब अगर मैं इसको किसी के साथ भी जोड़ दूं तो इसका क्या होगा, सोचो। अगर ये ऊपर है तो नो यू आर, यानी अगर मैं इसे किसी दूसरे के साथ कंबाइन करूंगा तो इसका तो रिडक्शन होगा और जो बाकी नीचे है उसका ऑक्सीडेशन। और ऑब्वियसली हम इनमें से सबको, मतलब या किसी महंगी मेटल को नहीं लेंगे, बल्कि इनमें से वो देखेंगे कार्बन की लाइन कौन सी है, क्योंकि हम कार्बन को ही लेंगे। ऐसा क्यों, कार्बन को क्यों लेंगे, क्योंकि कार्बन सस्ता है, राइट। कार्बन चीप है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स या जो अदर सब्सटेंस जो एलिंगम डायग्राम में हमें दिख रहे हैं। सोचिए अगर हमने यहां मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन तो हो जाएगा, कॉपर अलग तो हो जाएगा, बट हमारा मैग्नीशियम खराब हो गया जो कि काफी महंगा था, राइट। तो देखिए अगर आप देखेंगे, कंसिडरिंग द ग्राफ द CU2O line is at the top, so the reduced oxide ore of copper directly to the metal by heating with coke are at much lower position in the graph, particularly after 500 and 600 Kelvin। तो सिंपली ये कहना चाहता है, सॉरी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, सीधा ये कहना चाहता है कि क्योंकि ये एलिंगम डायग्राम पे CU2O की लाइन बहुत ऊपर है तो मतलब इसका रिडक्शन होगा। इसका मतलब इसका रिडक्शन इजीली हो सकता है कार्बन के साथ, ठीक है, राइट। अब हम मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं कि इसको कैसे अलग किया जाता है, कॉपर को कैसे निकाला जाता है। जरा देखिए, सबसे पहली बात, कॉपर को जब हम अर्थ से निकालते हैं तो उसका ओर सल्फाइड की फॉर्म में रहता है, मतलब कॉपर सल्फर के साथ जुड़ा रहता है, राइट। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि सल्फाइड ओर की बजाय ऑक्साइड अगर हमारे पास हो कॉपर का तो उससे कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना ज्यादा आसान है, ओके, राइट। तो हमने क्या किया, हमने पहले सल्फाइड को ऑक्साइड में बदला, राइट। और सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने के लिए हम उसे एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे, राइट। और एक्सेस एयर की प्रेजेंस में किसी और को हीट करना क्या कहलाता है, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। आई होप आपको याद है रोस्टिंग का मतलब होता है इन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर देंगे तो वो कैल्सिनेशन होगा, ओके। तो हम सबसे पहले अपने सल्फाइड ओर को, मतलब CU2S हमें मिला, इसको हमने सबसे पहले एयर की प्रेजेंस में हीट किया, यानी इसको रोस्टिंग किया, ओके। रोस्टिंग से CU2O प्लस SO2 वहां से चला गया, राइट। SO2 वहां से चला गया, हमारे पास CU2O रह गया। अब इसको CU2O को बड़ी आसानी से कार्बन के साथ हीट करेंगे, जिससे हमें कॉपर प्लस CO2 कॉपर हमें मिल जाएगा, राइट। बट चीजें इतनी आसान नहीं होती। इसकी वजह है कि जब हम अर्थ से CU2S निकालते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं, ये हाइपोथेटिकल बात थी। रियलिटी ये है कि जब हम अर्थ से, धरती से कॉपर को निकालते हैं तो वो सल्फाइड की फॉर्म में तो होता है, बट इसके साथ एक और चीज रहती है, दैट इज आयरन। मतलब जब हम अर्थ से इसको निकालते हैं तो ये हमें इस फॉर्म में मिलता है, CuFeS2, राइट। CuFeS2, आई होप यही होता है, CuFeS2। इसे कहते हैं कॉपर पाइराइट, राइट। एक सेकेंड, CU2S। जब हम इसे हीट करते हैं, इसका क्या नाम है, ये लास्ट टाइम पूछा था, लास्ट टाइम आपके NTSC में जो स्कूल में टेस्ट हुआ उसमें पूछा था कि कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला क्या है। ये कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला है, कॉपर पाइराइट, PYRITES, कॉपर पाइराइट्स। कॉपर पाइराइट्स का फॉर्मूला क्या होगा, CuFeS2। एक्चुअली लास्ट ईयर ये पूछा था कि CuFeS2 में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, राइट। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप मुझे बताएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। देखो, कॉपर पाइराइट को सबसे पहले हम रोस्ट करते हैं, रोस्ट का मतलब हीट करते हैं, राइट। हीट करने पर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CU2O में प्लस FeO में, प्लस SO2 वहां से बाहर निकल जाता है। हम बाहर तो नहीं गए फ्रेम से,
Cu2 FeO प्लस SO2, राइट, ये हमें मिलता है। बट इसके साथ साथ वहां FeS भी प्रेजेंट होता है। एक्चुअली सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहले स्टेप की बात करूं तो ये सही है। ओके, अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं तो पहले स्टेप में तो ये होता है CuS प्लस FeS प्लस SO2, मतलब पहले स्टेप में Cu2S और FeS ये दोनों अलग अलग होते हैं, राइट। इसके बाद Cu2S ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Cu2O बनाता है प्लस SO2 वहां से चला जाता है। सिमिलरली FeS क्या करता है, बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत आसानी से कर सकते हो। FeO प्लस SO2 ये वहां से चला जाता है, राइट। तो हुआ क्या, पर ये रियलिटी नहीं है, अब कुछ और होने वाला है। जरा देखो, सबसे पहले हमने कॉपर पायराइड लिया, कॉपर पायराइड जिसको हमने फ्लोटेशन प्रोसेस से साफ किया था धरती से निकालने के बाद, उसको जब हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया, ऑक्सीजन मतलब एयर की प्रेजेंस में हीट किया, मतलब रोस्ट किया, रोस्टिंग की उसकी, तो हमें Cu2S FeS प्लस ये सल्फर SO2 की फॉर्म में वहां से चला गया, राइट। कुछ सल्फर चला गया, ये हमारे पास रह गया Cu2S FeS। Cu2S ऑक्सीजन के साथ हम इसे और फर्दर हीट करेंगे तो Cu2O SO2 वहां से चला जाएगा, मतलब हमें ऑक्साइड मिल जाएगा। अगली समस्या ये आती है बच्चों कि आयरन कॉपर के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन कॉपर के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो हमारे पास ये Cu2O बना है, मैं ऊपर लिख रहा हूं, जो ये Cu2O बना है, लिखनी है सारी रिएक्शन, जो ये Cu2O बना है ये FeS के साथ रिएक्शन कर जाता है। जो FeS, ये FeS था तो कुछ FeS तो FeO में बदल गया, बट इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, तो Fe ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगा, Cu2O के में जो ऑक्सीजन है उसको अपने साथ जोड़ लेगा और इसको फिर दोबारा से Cu2S बना देता है। ये एक समस्या है। हम क्या चाह रहे थे, हमारा कॉपर ऑक्साइड में बदल जाए, बट ये सल्फाइड ही रहा। बट अच्छी बात ये हुई कि हमारे पास जो उसके साथ काफी कुछ चीजें अटैच थी वो चली गई, कुछ अमाउंट में सल्फर चला गया, Fe जो उसके साथ था वो अलग हो गया। कम से कम हमें ऑक्साइड तो नहीं मिला बट सल्फाइड तक तो पहुंचे, उसके साथ जो आयरन प्रेजेंट था वो तो हटा, ठीक है, राइट। ओके, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पॉज करके इसे दोबारा से देखिए, राइट। ये 2-3 बार देखने से आती है समझ में। ओके, Cu2O FeS FeO प्लस Cu2S ये बनेगा, राइट। तो फाइनली हमने यहां से Cu2S प्लस FeO ले लिया, राइट। अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे इसके साथ। तो फाइनली बच्चों, नॉट फाइनली, सॉरी, शायद सेकंड लास्ट बोल है, इसके बाद आएगा फाइनली। ओके, हमें क्या मिल गया कॉपर पायराइड से, Cu2S प्लस FeO ये हमने निकाला, राइट। याद रखना यहाँ पे अभी भी FeS थोड़ा बहुत प्रेजेंट है। ओके, Cu2S प्लस FeO, खैर FeS जाए भाड़ में, फिलहाल हमने Cu2S प्लस FeO दोनों का मिक्सचर निकाला और इसे हीट करना स्टार्ट किया एक फर्नेस में, एक भट्टी में इसे हीट करना स्टार्ट किया, राइट। इसके साथ ही हमने इसमें SiO2 ऐड किया। बच्चों ये हमारे लिए गैंग है, गंदगी है, GNGUE गैंग। SiO2 फ्लक्स का काम करेगा, राइट। इस फर्नेस में क्या क्या होगा जरा देखिए। SiO2 FeO के साथ कंबाइन होगा, ये एसिडिक है, कौन, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक है, एसिड बेस रिएक्शन करेंगे और बन जाएगा FeSiO3। इसको क्या कहते हैं, गैंग प्लस फ्लक्स, स्लैग बन जाएगा, राइट, स्लैग बन जाएगा। ये जो स्लैग बना है ये हल्का होता है, दैट्स वाई ये इस फर्नेस के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, कौन, ये स्लैग, राइट। नीचे कौन बच गया, नीचे कौन बच गया, सोचो बताओ, नीचे बच गया Cu2S और कुछ अमाउंट में FeS, कुछ अमाउंट में, मैंने कहा था कि यहां FeO के साथ साथ थोड़ा बहुत FeS भी है, राइट। FeS ने इसके साथ रिएक्शन नहीं की, राइट, तो ये ऊपर नहीं आया, नीचे रह गया दो चीजें, Cu2S प्लस FeS। बच्चों जो ये
ये ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि हल्का था ये स्लैग, राइट। जो ये नीचे बच गया मैट की तरह, किसी फर्श पे जैसे नीचे मैट बिछा देते हैं वैसे ये रह जाएगा, इसलिए हम इसे कोपर मैट भी कहते हैं, कोपर मैट। ये भी पूछेगा कि कोपर मैट क्या है, तो आप कहोगे कोपर मैट कुछ और नहीं बल्कि मिक्सचर है Cu2s क्यूपरस सल्फाइड का और FeS आयरन सल्फाइड का। ठीक है, हम इसको यहां से अलग कर देंगे क्योंकि जो ये ब्लास्ट फर्नेस है ये यहां पे हम होल छोड़ते हैं, इस होल में से हम इनको निकालते रहते हैं। नीचे का जो भारी चीज थी वो नीचे रहती है, ऊपर जो ये आगे इसको हम एक होल के थ्रू निकालते रहते हैं। यहाँ पे जो नीचे बच गया वो हमारे काम का है, इसमें से अब हम कॉपर निकालेंगे। इसके लिए हम आगे चलते हैं, हम एक बेसेमियर कन्वर्टर नाम का एक फर्नेस टाइप डिवाइस यूज करने वाले हैं जिससे हमें कॉपर मिलेगा। ओके बच्चों, याद रखना कॉपर पायराइट का फॉर्मूला, कॉपर मैट का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले जरूर आपको याद होने चाहिए। ओके, कॉपर मैट मिल गया, अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, हमने वहां से कॉपर मैट निकाल लिया। कॉपर मैट क्या था, कॉपर मैट शायद आप भूले नहीं होंगे, थोड़ी देर पहले की बात है, Cu2s प्लस FeS इसका मिक्सचर था। कॉपर मैट को हम इस बेसेमियर कन्वर्टर में डाल देते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे रहता है। टेम्परेचर हाई कैसे होता है, हम इसमें से पाइप इसके आसपास रखते हैं जिसमें हॉट एयर पास करते हैं, हॉट एयर, राइट, गर्म हवा पास करते हैं। उस हॉट एयर की वजह से पूरे में हीट ट्रांसफर होती है और इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। जहां से हम ये एयर पास करते हैं उन्हें ट्यूयर्स कहते हैं, TUYERS, ट्यूयर्स कहते हैं। ओके, अब आगे देखिए, एट वेरी हाई टेम्परेचर व्हेन आवर कॉपर मैट Cu2s plus FeS, when our copper mat converted into liquid, right, at this high temperature वो मोल्टन स्टेट में आ जाता है, मेल्ट हो जाता है, वो यहां पहुंच गया मेल्ट होकर। ओके, अच्छा, फिर क्योंकि यहां आसपास ऑक्सीजन है, हमने इसे ऊपर से खुला छोड़ा है, तो ऑक्सीजन की वजह से, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन की वजह से इसमें कुछ इंप्योरिटीज अगर अभी भी प्रेजेंट है, लाइक आर्सेनिक, लाइक सल्फर, तो वो SO2 की फॉर्म में या आर्सेनिक ऑक्साइड की फॉर्म में गैस बन के वहां से चला जाता है, राइट। धरती से निकालते टाइम आर्सेनिक जो कि बहुत पॉइजनस होता है वो भी मिलता है। एट दिस हाई टेम्परेचर अगर वो थोड़ा बहुत प्रेजेंट है तो ऑक्साइड की फॉर्म में गैस बन के वहां से चला जाता है, राइट। ओके, अब यहां दो चीजें रह गई, Cu2s FeS। ओके, क्या होता है FeS का, जरा ये देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। FeS एट दिस हाई टेम्परेचर, जब इसका डेल्टा G नेगेटिव हो गया है, मैं कह सकता हूं FeS ऑक्सीजन के साथ मिलकर FeO प्लस SO2 बनाता है। SO2 वहां से चला गया, FeO रह गया, राइट। FeO जो, क्योंकि हम बाहर से एक और चीज डालते हैं SiO2, आपको पता है SiO2 कि किसका काम करेगा, यहाँ फ्लक्स का, राइट। जो इस गैंग के साथ FeO के साथ मिलकर क्या बना लेगा, SiO3, क्या ये स्लैग हल्की होने की वजह से ऊपर आ जाती है, और नीचे क्या रहता है, चलो आगे बात करेंगे। ये स्लैग रह गई, हल्की होने की वजह से ऊपर आ गई, तो हमने यहां से स्लैग को बाहर निकाला। जब हम बार बार ऐसा करते हैं तो स्लैग का में जो Fe है वो बाहर निकलता जाता है। ये Fe हमारे कॉपर मैट में था, कॉपर मैट का मतलब Cu2s प्लस FeS। बच्चों ध्यान से देखना, इससे हमारा FeS यानी आयरन ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट 99.9% वहां से निकल जाता है, राइट। ऑलमोस्ट 100% मैं कह सकता हूं, ट्रेसेस में बचता है आयरन, सारा आयरन, क्योंकि FeS था वो ऑक्साइड बनाएगा, FeO SiO2 के साथ स्लैग बनाएगा, स्लैग हल्की होती है, ऊपर आएगी, हम उसको बाहर निकालेंगे, राइट। फिर दोबारा से थोड़ी देर में फिर दोबारा से SiO2 डालेंगे, वहां जो FeS है FeO बनाएगा, FeO SiO2 के साथ रिएक्शन करके FeSiO3 ये ऊपर आएगा, हम इसको फिर बाहर निकालेंगे। तो ऐसे बार बार करने पर हमारा Fe यहां से कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, राइट। अब जब Fe वहां से चला गया तो रह गया सिर्फ Cu2s। ओके, अब इसको हटाते हैं, Cu2s, चलो यहां लिख लेते हैं। Cu2s किसके साथ कंबाइन होगा, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, Cu2O प्लस SO2, लिख तो रहा है,
प्लस SO2, राइट। ओके, लास्ट रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहां लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, जान है इस पूरी प्रोसेस की है ये रिएक्शन। देखिए क्या होगा लास्ट में, लास्ट रिएक्शन Cu2O बन गया प्लस Cu2S। कुछ Cu2S रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, कुछ Cu2S ही रहता है, कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में ही रहता है। तो कॉपर सल्फाइड और ऑक्साइड आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, यहां देखिए बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं, क्या बनाते हैं, Cu कॉपर अलग प्लस SO2 वहां से चला जाता है। Cu2O प्लस Cu2S, दोबारा देखिए Cu2S प्लस Cu2O। अब आपको ये कहां से आ गया, मैं दोबारा बता रहा हूं कि कुछ कॉपर सल्फाइड तो कॉपर ऑक्साइड में बदल गया, कुछ अभी भी सल्फाइड ही है, तो जो ऑक्साइड और सल्फाइड है वो आपस में मिलते हैं और उनसे बनता है कॉपर प्लस SO2। यहां पे हमें दो चीजें मिलती है, एक तो कॉपर प्लस SO2, ठीक है, कॉपर प्लस SO2। ध्यान से समझना बच्चों, ये एरो का साइन है, ये SO2 यहां से उड़ रहा है। अब एक बात देखो, ये मोल्टन कॉपर है, पिघला हुआ कॉपर, इसमें से SO2 उड़ रहा है। मतलब अगर आपके पास कोई पिघली हुई चीज है और उसके अंदर से कुछ गैस बाहर निकल रही है, तो बबल से बनेंगे ना, बबल से बनेंगे, राइट, बबल से बनेंगे। मतलब यहां से जो कॉपर हमें मिलता है उसको हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ब्लिस्टर कहते हैं छालों को, जैसे मुंह में छाले हो गए, ब्लिस्टर, राइट। तो यहां से जो कॉपर मिलता है वो ब्लिस्टर कॉपर है। उसे ब्लिस्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें से जब SO2 बाहर निकलता है तो वो बबल्स जैसा आपको दिखता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कॉपर के छाले हो गए हो चारों तरफ, इसलिए हम इसे ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ये कॉपर भी 100% प्योर नहीं रहता, इसमें 1% इंप्योरिटी रहती है, जो हम आगे जाकर प्योरीफाई करेंगे, राइट। कॉपर को कैसे और साफ किया जाता है और प्योर किया जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमें कॉपर मिला है उसका नाम ब्लिस्टर कॉपर है। ब्लिस्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मोल्टन स्टेट में, जब मोल्टन स्टेट में रहता है और जब उसमें से SO2 बाहर निकलता है गैस के स्टेट में, तो वो ब्लिस्टर छाले से दिखते हैं उसके चारों तरफ। मैं आपको अभी दिखाता हूं कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर कैसा दिखता है। देखिए बच्चों, ब्लिस्टर कॉपर, ये देखिए, अगर आप इसको देखोगे तो आप देख पाओगे ये ब्लिस्टर छाले जैसे हैं, क्योंकि जब ये कॉपर बना था तो लिक्विड स्टेट में था, इससे जब SO2 बाहर निकला तो ये इस फॉर्म में आ गया। और देखिए इसे देखिए, ये आई होप आपको ब्लिस्टर जैसा दिख रहा है, तो इसलिए इसे ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ब्लिस्टर कॉपर, ये 1% इसमें इंप्योरिटी रहती है, जिसे हम रिफाइन, आगे पढ़ेंगे रिफाइनिंग, और हम कॉपर को प्योरीफाई करते हैं। तो आज मैं सोच रहा था हम जिंक का भी एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, फिलहाल आज आपको सिर्फ कॉपर पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।